क्या आपने कभी सोचा है कैसे आप किसी प्रायर नॉलेज की बेसिस पे कोई एक नया कंक्लूजन निकाल लेते हैं? आप देखते हैं कि घने बादल छाए हुए हैं और उससे आप एक इन्फेरेंस या अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश आने वाली है। दूर पहाड़ी या किसी घर में से आपको जब धुआं उठते हुए दिखता है तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ आग लगी है। उसी तरह से आपने शर्लॉक होम्स ज़रूर देखा होगा। शर्लॉक होम्स अपनी प्रायर नॉलेज या यूनिवर्सल फैक्ट्स के बेसिस पे बहुत सारे इन्फेरेंसेस निकालते हैं। फर्ज कीजिए अगर कोई सस्पेक्ट है, उसके जूतों पे लाल मिट्टी लगी हुई है, तो वो इन्फेयर कर लेते हैं कि लाल मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है और तो ये व्यक्ति ज़रूर कंस्ट्रक्शन साइट से आया है। तो हम अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी प्रायर नॉलेज जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं या जो रोज़ होता आया है उसके बेसिस पे नए इन्फेरेंसेस निकालते हैं, उसको ये अनुमाना कहते हैं। और आपकी पेपर यूजीसी नेट पेपर 1 में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम अनुमाना को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में जो कि ये वाला वीडियो होगा, इसमें हम अनुमान का मीनिंग समझेंगे, इसका आर्गुमेंट स्ट्रक्चर समझेंगे, हम व्याप्ति के बारे में बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे और कुछ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनुमाना के बारे में सीखेंगे और उसके भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट क्लास में प्रमाणास के बारे में सीखा था। सो प्रमाणास क्या होते हैं? प्रमाणास आर प्रूफ ऑफ वैलिड नॉलेज। कैसे हम अननोन टू नोन, अनभिज्ञ किसी चीज़ से है हम और हम किसी एक नई नॉलेज तक पहुंचते हैं। उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्रेडिबल सोर्स होता है प्रत्यक्ष, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में बात की थी, विच इज़ थ्रू डायरेक्ट परसेप्शन, इंद्रियों के माध्यम से, जैसे कि टच, साइट, टेस्ट, साउंड। उसका अगला था अनुमान, इन्फरेंस। आज का लेक्चर इसी के बारे में होगा। जब हम अनुमान की बात करते हैं, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, अनुमान, अनु विच स्टैंड्स फॉर आफ्टर एंड मना इज नॉलेज। सो द नॉलेज विच इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज इज कॉल्ड अनुमाना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फर्ज कीजिए इस दूर पहाड़ी पे से आपको ये धुआं दिख रहा है, इसमें आपको बिल्कुल आग नहीं दिख रही, ठीक है। आप पुरानी एक नॉलेज के अनुसार कि जहाँ पे भी धुआं होता है, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, आप अनुमान लगा लेते हैं कि इस पहाड़ी पे आग लगी हुई है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमें इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बारी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी गलत प्रेमाइस के बेसिस पे हम फॉल्स कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो जब तक हमें इसका एक स्ट्रक्चर नहीं पता तब तक हम उस गलती को नहीं पहचान सकते। उसी तरह से जिस तरह से आपने वेस्टर्न लॉजिक में फैलिसीज पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, इंडियन लॉजिक में प्रमाणा में भी एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। आइए उनको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक वेस्टर्न लॉजिक जिसमें हमने सिलोजिज्म की बात की थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर दिखेगी। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2 प्रेमाइसेस के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाल लेना आपने वेस्टर्न लॉजिक में भी सीखा था। देयर वर 2 प्रेमाइसेस। मेजर प्रेमाइस, ऑल मेन आर मॉर्टल, सारे इंसान नश्वर हैं। सॉक्रेट इज अ मैन, सॉक्रेट भी एक इंसान है। तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि जब सारे मनुष्य नश्वर है, सॉक्रेट भी एक मनुष्य है, तो सॉक्रेट भी नश्वर हुआ। उसी तरह से एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो पेपर के क्वेश्चंस में दिखता है, विच इज लेट्स से मेजर प्रेमाइस, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, जहां भी धुआं होता है वहां आग लगती है। उस दूर पहाड़ी पे धुआं निकल रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है कि वहां आग है। सो ये एक वेस्टर्न लॉजिक का सिलोजिज्म है। इसी तरह से इसमें हमने मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म देखा था। मैं आपका एक क्विक रिकॉल करा रहा हूँ। इंडियन लॉजिक में साध्या, पक्षा और हेतु कहते हैं। साध्या का लिटरल मीनिंग होता है संस्कृत में समथिंग विच हैज टू बी प्रूवन। सो ये मेजर टर्म होती है जो मेजर प्रमाइस में देखेगी आपको। जिस तरह से वेस्टर्न लॉजिक में 3 टर्म्स होती थी एक सिलोजिज्म में, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म। जो मेजर टर्म होती थी वो मेजर प्रमाइस में होती थी, साथ साथ कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता था। माइनर टर्म माइनर प्रमाइस में होती थी, साथ साथ कंक्लूजन का वो सब्जेक्ट होता था। और एक टर्म होती थी मिडिल टर्म, जो इन दोनों प्रमाइसेस को जोड़ती थी पर वो कंक्लूजन में नहीं होती थी। उसी तरह से इंडियन लॉजिक में भी एक साध्या होता है जो मेजर टर्म होती है। इस पर्टिकुलर सिलोजिज्म या आर्ग्यूमेंट में आप देखेंगे वो फायर है। साध्या का लिटरल मीनिंग होता है समथिंग टू बी प्रूवन। सो आप मेजर टर्म को प्रूव करते हैं, इसमें आपको फायर को प्रूव करना है कि पहाड़ी पे है, ठीक है। माइनर टर्म
आपका दूसरा एस्पेक्ट होता है जो इस केस में आपके माइनर प्रमाइस में है, जो कि हिल है, और हेतु और लिंगा वो वाली टर्म होती है जो इन दोनों मेजर एंड माइनर, साध्या एंड पक्षा को कनेक्ट करती है और ये कंक्लूजन में नहीं होती। सो याद रखिए, ये आपसे एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। साध्या मेजर टर्म, समथिंग विच हैज टू बी प्रोवन. Paksha minor term, it is the second aspect of this syllogism. Is this hill has fire, you have to prove this, so fire has to be proven on the hill. And there is a middle term, हेतु का मतलब होता है रीजन या लिंगा, जो इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर रही है, मेजर टर्म और माइनर टर्म को। दोस्तों, इस पूरे आर्ग्यूमेंट का जो सोल होता है उसको हम व्याप्ति कहते हैं। कोई चीज़ घटती है उसके पीछे का एक मुख्य रीज़न होता है व्याप्ति। एक मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है, जिसके आधार पर ये पूरा आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में जिसमें मिडिल टर्म आपका स्मोक है और मेजर टर्म आपका फायर है, इन दोनों के बीच में एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है जो हमेशा घटता ही घटता है। वेयर एवर देर इज स्मोक, जहाँ पे भी धुआं होता है, देर इज फायर। सो व्याप्ति इज द इनवेरिएबल अनकंडीशनल कॉन्कॉमिटेंस। कॉन्कॉमिटेंस शब्द का अर्थ होता है जो चीज़ साथ में घटती है, जहाँ धुआं होता है वहाँ फायर होती है। बिटवीन हेतु विच इज मिडिल टर्म एंड साध्या विच इज मेजर टर्म, इट इज़ द रूल दैट मस्ट बी नोन प्रायर टू इन्फरेंस। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, तब तक आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते कि वहाँ से धुआं उठ रहा है तो वहाँ आग है। जब तक आपको नहीं पता कि घने बादल जब आते हैं वो चिन्ह होते हैं कि बारिश आने वाली है, तब तक आप बादलों के देखकर ये नहीं बता सकते कि अभी बारिश आने वाली है। इन दिस एग्जाम्पल, वेयर एवर देर इज अ स्मोक देर इज अ फायर, इट्स अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप। In the light of Nyaya's syllogism, which is Anumana, which of the following are correct? So Sadhya is the major term. Yes, this option stands right. Linga is the minor term. This statement is false because Linga or Hetu, they are the middle term. Hetu is the middle term, correct. Paksha is the minor term, it is also correct. And Anumana is the inferential knowledge, which is also correct. We infer from our past knowledge and draw conclusions. So the correct option would be option number 2. Match the following. So Vyapti is the universal concomitance between the middle term, which is Hetu, and the major term, which is Sadhya. So A is going to match with 4. What is Linga? Linga is the middle term, or you can say that it is the sign or reason. So Linga or Hetu is matched with option number 3rd. Sadhya, it's the major term, something which has to be proven or inferred, that hill has a fire. So Sadhya is the major term, fire. It is going to get matched with 1. And Paksha, it is the locus of Hetu and Sadhyas. So the right option would be option number 3. Dear students, now we have already learnt about the basic idea of what is Nyaya argument or Anumana. Now let us go through the structure of a Nyaya argument, which is Anumana. जब हम वेस्टर्न लॉजिक की बात करते थे, it had 3 steps, which was major premise, minor premise and conclusion. But in Indian logic it has 5 steps, and these are 5 steps. So सर हमको ये सीखने की क्या ज़रूरत है? हम इन्फेरेंस तो कर लेते हैं, ये स्टेप्स कहाँ आते हैं? When you do that inference for yourself, जब आप अपने लिए करते हो, अपने मन में करते हो, then you might not require it. But let's say you have to explain this argument to somebody else. So you are going to use these 5 steps. First is pratijna. This is a proposition or an hypothesis that hill has a fire. This is a pratijna. This is a proposition which has to be proven. Then comes hetu. Other person is going to ask you why. What is the reason? The reason is you think that hill has a fire. Why? Because you can see smoke erupting out of there. Then the third step is udharana. So other person might ask you, okay, अगर धुआं आ रहा है तो उससे क्या मतलब है? So you tell them
आप उनको बताते हो कि धुएं और आग में एक रिलेशनशिप होता है। आप फर्ज कीजिए जब आप किचन में खाना बनाते हो, जब आप आग का इस्तेमाल करते हो तो उसमें से धुआं उठता है, तो यहाँ पे हम व्याप्ति की भी बात करते हैं। देन उपनया, जो चीज़ हमने रीज़न दिया, उदाहरण दिया, आपको इस चीज़ को अप्लाई करना है इस प्रतिज्ञा पे, विच इज़ उपनया। यू अप्लाई दिस थिंग दैट दिस हिल हैज़ अ स्मोक विच इनवेरिएबली कनेक्ट्स इट टू फायर। देन द फाइनल स्टेप इज निगमा विच इज़ कंक्लूजन। इसको लर्न करने के लिए एक बहुत ही सिंपल निमोनिक है जिसको आप लर्न कर सकते हैं, विच इज़ PHUUN, फून। P stands for प्रतिज्ञा, H stands for हेतु, U stands for उदाहरणा which is example, the other U stands for उपनया which is application, and N stands for निगमा which is conclusion. You can see a lot of questions have been asked from this particular topic. On our application we are also going to upload a dedicated PYQ test from this particular topic in logical reasoning unit. If you are somebody who's in our test series, you can also go and solve that test. So we have already discussed the structure of Anumana. Now let us solve few questions. Given below are two statements. Nyaya syllogism, which is Anumana, has 3 propositions. Aristotle syllogism has 5 propositions. My dear students, both of these statements are wrong. Nyaya, as you just looked at your screen, it has 5 propositions. Okay, pratijna, hetu, udharana, upnaya, nigama. Don't get confused. We just took the example of major, minor, middle term from Western logic just to explain sadhya, paksha, hetu and vyapti. But in Nyaya syllogism there are 5 propositions, and in Aristotle syllogism, which was the basic structure, argument, 2 premises, 1 conclusion, उसमें आपके सिर्फ 3 propositions थे. So both the statements are false. This was asked in 2023. Next question. Identify the correct sequence of inference from beginning to end. Very simple question. Just apply the foon, PHUUN mnemonic. So P stands for pratijna. The first option would be C. Then H stands for hetu, which is reason. So second option would be B. So this is the right answer because इसी option में C भी एक साथ है. Then udharana, then upnaya, and the last would be nigama. According to Nyaya school of logic, which of the following steps of inference corresponds to upnaya? So upnaya is application part. The hill has a fire. This is a pratijna, which is a proposition. Because it has a smoke. Because it has a smoke is a hetu, the reason. When other person asks, why do you think that it has a fire? You are going to tell them the reason, which is hetu. Then you give udharana, which is whatever has a smoke, has fire. You give example of kitchen. Then next step is applying this particular knowledge on the particular situation. So that hill has a smoke which is invariably associated with fire. The next step would be nigama, which is the conclusion that yes, that hill has a fire finally. Okay, so the option would be option number 4. I hope you learned something new. If you found this lecture helpful, kindly like this video, share it with your friends. We are going to meet in the next lecture and we are going to learn about different types of Anumana. Every year there is a question from that topic. So you can check out our playlist. You will find all the lectures of logical reasoning. Until then, keep smiling, be happy, take care. Bye-bye.